ईवीएम का भी बता दीजिए लगे हाथ। जनता ने हमने जितने मुद्दे उठाए थे उसका जवाब सुना दिया है। 2 घंटा और रुकेंगी, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले भी कहा था इसी चैनल पे, यहीं पे कहा था कि जब सब हार गए, सब जाने लगे, तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि क्या होगा, तो उसने कहा हते दौड़े गते भीष्मे कर्णे भूमि विनिपातते आशा बलवती राजन शल्य हो जाती पांडव। द्रोण मर गए, भीष्म चले गए और कर्ण भूल उंठित पड़ा है, लेकिन राजा आशा बलवान होती है। धृतराष्ट्र जी, राजा साहब, शल्य जीत लेंगे तो आंकड़े बढ़ेंगे, ये आशा तो रखनी ही चाहिए, हमको भी रखनी चाहिए, सामने वालों को भी रखनी चाहिए। आप तो आंकड़े बढ़ने दीजिए। आप तो रत्नाकर जी उस जगह से आते हैं जहां से खुद प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार मैदान में थे। मैडम 75,000 से जीत रहे हैं, मैडम 5.5 लाख, पौने 6 लाख, सुन लीजिए, 6,74,000 जब पाए थे तो 1 शर्मा जी बस 10 सेकेंड, अभी 6 लाख की काउंटिंग में माननीय प्रधानमंत्री 75,000 से आगे हैं। मैंने बोल रहा हूँ ईसीआई का है, खोल लीजिए। मैं जवाब दूंगा, रिपब्लिक भारत की तरफ से मैं जवाब दूंगा। जीत तो रहे हैं ना तरफ से, नहीं रिपब्लिक तरफ से जवाब नहीं देना है। तरफ से जवाब मत दीजिए। एक बार चर्चा में आ रहा हूँ, पुष्पेंद्र जी को मैं चर्चा में लेके आ रहा हूँ, फिर मैं 1 मिनट सुनिए। अरे 4 बार करना। नहीं, देखिए ये लारी साहब सुनिए, आप, ये बहुत हल्की बात है। रिपब्लिक भारत की तरफ से कोई जवाब देने की बात नहीं है। मुबारक हो। रिपब्लिक भारत भारतीय जनता पार्टी। आपकी हंसी, आपका रोना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक फैक्ट का काम है, मैं बता रहा हूं, 289 सीट पर एनडीए आगे है, 235 पर इंडिया अलायंस आगे है। और पुष्पेंद्र जी को मैं चर्चा में इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि बड़ी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां दावे किए गए। पुष्पेंद्र जी, एक बात है, नंबर हम सबके दिखा रहे हैं, नंबर सबके दिखा रहे हैं। रुकिए सर, बोलने दीजिए मत, लड़िए मत, सबने छेड़ी, लड़िए मत, ऐसे मत करना, बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आज तो खुश होने का दिन है, लड़िए मत, अभी नंबर आ जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बदल रहे हैं, मैं बदलता नहीं हूँ। पुष्पेंद्र जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल है पुष्पेंद्र जी, जो आंकड़े अभी आपको दिख रहे हैं, भारत की राजनीति में हमने 90 के दशक में इस तरह के आंकड़े आते हुए देखे। अब मैं एक सवाल इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगता है कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, हमें इंतजार तो करना ही है, लेकिन इन आंकड़ों पर अगर गौर फरमाया जाए तो ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे देश पर? अभी की स्थिति क्या कहती है जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे पहले कि इस वक्त जो भी आंकड़े हैं, जैसे आपने अभी 236 पे बीजेपी आगे चल रही थी, अब आपने 279 बताया है, 290 हो गया। 290, अगर 290 पे वो आगे चल रही है, बीजेपी 234 पे एनडीए ओवरऑल टोटल बीजेपी का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी का 241 हो, 241, हाँ, बीजेपी का ओवरऑल, एनडीए का 290। सरकार बीजेपी और एनडीए की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। सवाल यह है कि उस एनडीए में बीजेपी की अकेली ताकत कितनी होगी, क्योंकि जिस बीजेपी को, जिस सरकार को आप जानते हैं, वो एनडीए को नहीं जानते, हम मोदी की सरकार को जानते हैं। और मोदी की सरकार का मतलब बीजेपी की अपनी ताकत कितनी होगी। बीजेपी की अपनी ताकत जितनी होगी उतने ही टर्म डिक्टेट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी की अपनी ताकत पे अगर सरकार बन जाती है और एनडीए 10, 15, 20 सीटें भी आता है तो सबसे पहले टूट इंडिक में होगी, क्योंकि वो तमाम सारे लोग पावर से लंबे समय से बाहर हैं और वहां वो इसलिए नहीं गए हैं कि बड़ा उनका वैचारिक मतभेद। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा अभी से होने लगी है कि उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे बातचीत वो सब चलेगा, वो सब चलेगा सब लोगों को लेकर के, लेकिन जब पावर एक बार में आ जाके सत्ता बन जाती है तो फिर बहुत सारे लोग उसके साथ आके मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये सिचुएशन दूसरी तरफ होती नजर नहीं आ रही है कि कांग्रेस पार्टी एक सिंगल पार्टी 240 सीटें ला रही है, तो वहां पे वो सिचुएशन नहीं है। जो बड़ी पार्टी है उसकी अगर पोजीशन 100 की है तो कांग्रेस के अंदर उसकी ताकत वो नहीं होगी जो इसमें मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। ताकत का डिवीजन इनका पहले से रहा है, एक क्लैरिटी पहले से नहीं रही है और इसी वजह से ममता बनर्जी साइड हो ली पहले ही। अभी हालांकि हम उनको उसी में गिन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना अच्छी डेमोक्रेसी चलती है, इसमें विश्वास हर कोई रखता होगा मुझे लगता है। जी, देश में 2014 के बाद से कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की, तो गिनती उनकी अगर ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने जो परिवर्तन के लिए मत किया है, जो परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए किया है, कोई टूट फूट कहीं नहीं। अनुमान तो आप कोई भी लगा सकता है, कोई टूट फूट नहीं हो रही। कुछ लोग जैसे नीतीश कुमार जी ने मौका तुरंत उधर से पलट के इधर आ गए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुमार जी आ तो गए, आ गए, नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से। हम देखिए, मैं कंप्लीट तो कर लीजिए।
देखिए मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ममता जी कहीं नहीं जा रही हैं। और रहा सवाल यूपी में अभी और सिनेरियो चेंज होगा, कुछ सीटें और बढ़ेंगी। तो नरेंद्र मोदी जी के जो एक नारा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, मैं समझता हूँ कि 430 सीटों पे तो बीजेपी लड़ रही थी कुल, और 340 पे हम लड़ रहे थे। 2 में हमारी एक सीट का नाम वापस हुआ और एक निर्विरोध हो गई थी। तो उसका रेशो देखिए, अखिलेश अगर 63 पे लड़ रहे हैं और 45 या 40 ला रहे हैं, तो रेशो का कैलकुलेशन भी तो आप करेंगे। बीजेपी, क्योंकि जिक्र किया पुष्पेंद्र जी ने, तो बताऊंगी 30 सीटें जो हैं वो पीछे चल रही है, बहुमत 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे। और प्रीति पांडे जी, आपको इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि उम्मीद है मुझे कि ये जो आंकड़ा है ये छू लेगी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि दावे से किया गया है। मैं मृदुल जी अभी भी बात कह रही हूँ, क्योंकि आपके स्टूडियो में आने से पहले कौन सी सीटों पे कहाँ आगे बढ़े। देखिए केरल की 2 सीट है, एक तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर, जहाँ पे कभी कमल नहीं खिला। आज इन दोनों जगहों पे कमल आगे है। तो कुछ कुछ ऐसे सीट्स हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी कमल नहीं खिलाया, लेकिन वहाँ पे भी अगर वो आगे है केरल जैसे राज्य में, तो ये बड़ी बात है। दूसरा, फिर मैं कह रही हूँ 200 ऐसे सीटें जिसमें सपा और कांग्रेस मात्र 10,000 12,000 सीटों से आगे है इस समय। तो वो आंकड़ा भी अभी 2 घंटे में चेंज होता दिखेगा और 100% सरकार बन रही है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज ईवीएम की इज्जत बच गई। आज संविधान खतरे में नहीं है। कल तक जो लोग ईवीएम के नाम पे छाती पीटते थे कि मोदी, अमित शाह जी ने 150 डीएम को फोन कर दिया जी, 150 डीएम डील कर लेंगे, और कल इनको डांट भी पड़ी है। तो वो 150 डीएम की भी इज्जत बच गई। अमित शाह जी के बारे में जो उल्टी सीधी बातें करते थे वो भी बात सामने हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अमेठी में जीत जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि नहीं, अमेठी में कांग्रेस अपने बल पे जीती, और अगर स्मृति ईरानी जीत जाएंगी तो आप कहेंगे नहीं मोदी जी ने फोन करवा दिया होगा। ये नहीं हो सकता। लेकिन आज अभी सर रुकिए, सवाल तो पूछने दीजिए। मैं बार-बार, अरे मैं आपको बार-बार, तो फिर आप कहिए ना, भैया ईवीएम पे विश्वास, फिर आप कहिए कि इसके पहले जो सवाल आपने उठाए हैं, इसके पहले जितने सवाल आपने उठाए ईवीएम पर या एग्जिट पोल को लेकर जो सवाल आपने किए, फिर आपके वो सवाल गलत थे, आपके वो ब्लेम गलत थे। नहीं, आपने इलेक्शन कमीशन पे बोला 150 डीएम को अमित शाह जी ने फोन किया, कांग्रेस के ही जयराम, अरे मेरी बात सुन लीजिए, जयराम रमेश जी ने कहा कि नहीं, झूठ बोला उन्होंने। अरे मैं उसी पे बोलने जा रहा हूँ, आप माइक तो छोड़िए। अच्छा बोलिए। आप अभी इनकी मजबूरी है, भाजपा के मुखौटे चेहरे शेल कंपनी के रूप में काम करते हैं, तो इनकी मजबूरी है, बोलेंगी, आखिर तक बोलना भी चाहिए। हम खुली अपनी बात रखते हैं, हम कार्यकर्ता हैं छोटे से।